हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट प्रकाश का परावर्तन कंप्लीट कर लिया था और इसके कुछ न्यूमेरिकल किए थे। आई होप आप लोगों ने करके देखे होंगे इनको घर पे फिर से। ठीक है, न्यूमेरिकल वाली कॉपी में करने हैं इनको आपको अपने आप। और आज अपने नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना। ठीक है, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। परावर्तन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये प्रकाश का अपवर्तन आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा है इसको। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ने से पहले एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है, क्या कि किसी, इसको यहां लिख देते हैं साइड में, इसको ध्यान में रखना है, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में, किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। ठीक है, किसी एक ही समांगी पारदर्शी माध्यम के अंदर जो प्रकाश या किरण है, जो प्रकाश है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में गमन करता है। ठीक है, तो ये एक लाइन आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, वैसे भी हम लोग पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि प्रकाश की ये नेचर होती है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। तो किसी भी पारदर्शी समांगी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करते हैं अपने, कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो इसका स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, बाकी आपको नोट्स मिलेंगे इसके। ये मान लो आपके पास दो माध्यम, पहला माध्यम ये, दूसरा माध्यम ये। ठीक है, दो मीडियम है। ठीक है, ये तो मान लो एयर आपके पास, और ये आपके पास वाटर है, पानी। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण, तो लिख देता हूं इसको, जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी, समांगी आप जानते हो, समांगी विषमांगी केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिसके प्रत्येक कणु यानी कि समान अवस्था में हो, समांगी माध्यम होता है। ठीक है, प्रत्येक भाग, और पारदर्शी आप जिसके आर पार देख सकते हो। ठीक है, जैसे कांच है, जल है, एयर है। ठीक है, ये सारे। तो जब भी कोई प्रकाशीय किरण किसी एक समांगी पारदर्शी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में जाती है या गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, डेविएट हो जाती है। यही प्रकाश की जो घटना है वो क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे मान लो कोई प्रकाशीय किरण एयर से वाटर के अंदर आ रही है। ठीक है, ये कोई प्रकाशीय किरण है, ये वाली, ये कोई प्रकाशीय किरण। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित होती है उस पर अवलंब खींचते हैं अपन। ठीक है, एयर से प्रकाशीय किरण वाटर में आ रही है तो ये अपने पथ से क्या हो जाएगी, विचलित हो, यानी कि अभिलंब की ओर थोड़ा झुक जाएगी। विलंब की ओर थोड़ा क्या हो जाएगी, ये
झुक जाएगी। ठीक है, प्रकाश की यही घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ये जो एयर है इसको विरल माध्यम बोल देते हो आप, और ये जो वाटर है इसको सघन माध्यम बोल देते हो। या आप ये भी कह सकते हो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। प्रकाश की यह घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, अब ये अभिलंब की ओर झुकी क्यों? देखो, जैसे हमने देखा कि एक ही पारदर्शी माध्यम में प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या एक समान वेग से गमन करती है, ये भी कह सकते हो आप, एक समान वेग से गमन करती है। अब जैसे मीडियम चेंज होगा तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले एयर था फिर वाटर हो जाएगा। ठीक है, विरल से सघन में जाना आपको, जैसे ही विरल से सघन में जाओगे, विरल में तो इसका वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा प्रकाश की किरण का। ठीक है, और सघन माध्यम में इसका वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम होने के कारण यह विलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग परिवर्तन के कारण या तो वो विलंब सी और झुक जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। प्रकाश की इसी घटना को अपने क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो इसका कारण है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। इस माध्यम में अलग होगा, इस माध्यम में अलग होगा। ठीक है, अगर इसमें V1 है तो इसमें क्या हो जाएगा? V2 होता है। ठीक है, सघन माध्यम में आई है तो इसका वेग कम हो जाएगा। ठीक है, इस कारण यह विलंब की ओर क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। इसी प्रकार से यही आपके पास अगर ये सघन से विरल में जाती, अगर ये प्रकाशीय किरण सघन से विरल में जाती, जैसे मान लो वाटर के अंदर से कोई वेव छोड़ते हैं, ये आपतित के इस पर अभिलंब खींचते हैं, तो जैसे ही सघन से विरल में जाएगी तो इसका वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बढ़ने के कारण ये विलंब से क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। ठीक है, विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाती है और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक है, क्योंकि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, विरल में ज़्यादा होता है, सघन में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, तो जैसे ही सघन में आती है तो उसका वेग कम हो जाता है, इसलिए वो विलंब की ओर झुक जाती है। और इधर जैसे ही सघन से विरल में जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, जिसके कारण यह विलंब से क्या हो जाती है? दूर हट जाती है। ठीक है, तो ये है प्रकाश का अपवर्तन। इसी प्रकार जैसे प्रकाश का परावर्तन देखा आपने, तो ये वाली प्रकाशीय किरण क्या कहलाएगी? आपतित प्रकाशीय किरण या आपतित किरण। ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। और ये होती है अपवर्तित किरण। ठीक है, अपवर्तित किरण, इसको नाम भी देना चाहो तो दे सकते हो, AOB। ठीक है, इसी प्रकार जो आपतित किरण इसके साथ कोण बनाती है अभिलंब के साथ, वो आपतन कोण I, और जो अपवर्तित किरण बनाती है वो कोण कितना हो जाएगा? स्मॉल r हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रकाश के अपवर्तन का रे डायग्राम है। ये एक ही बनाना, आपको दूसरा बनाने की जरूरत नहीं है, वो समझने के लिए बनाया। ठीक है, तो प्रकाश के अपवर्तन की कहानी आपको समझ में आई कि जब भी कोई प्रकाशीय किरण एक समांगी माध्यम से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से क्या हो जाती है? विचलित। पथ से विचलित कैसे होगी? इसको जाना कैसे चाहिए था? अगर मीडियम ना होता तो सीधी जाती है, अब कैसे होगी? ये डेविएट होगी नीचे की ओर। ठीक है, यही प्रकाश की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और ये इसका रे डायग्राम है। ये आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब। अगर आपसे अपवर्तन का कारण पूछ लिया जाए तो आप क्या बताते हो? कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। और जब कोई प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह
अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है वेग में परिवर्तन के कारण। ठीक है, इसी कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश के अपवर्तन के, जैसे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम पढ़े हमने, वैसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम है अपने पास। ठीक है, तो वो 2 नियम कौन से हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो ये था प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन के नियम। नियम, पहला नियम तो सेम ही है, एक नियम तो सेम ही है, दूसरा चेंज है। सेम कौन सा है कि आपतित किरण, अभिलंब और जो अपवर्तित किरण है, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, आपतित किरण, अभिलंब व अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये तीनों एक ही प्लेन या तल में स्थित होते हैं। ठीक है, तो एक नियम तो इसका सेम है, जो प्रकाश के परावर्तन में है यही प्रकाश के अपवर्तन में है। दूसरा नियम क्या है, इस नियम को आप स्नेल का नियम भी बोल देते हो। स्नेल का नियम, इसको और क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। ये क्या है कि प्रकाश के अपवर्तन में बनने वाले आपतन कोण और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता। ज्या का, ज्या किसको बोलते हैं, साइन को, जैसे साइन थीटा होता है उस प्रकार से साइन को बोलते हैं ज्या। ठीक है, तो स्नेल का नियम क्या है कि अब प्रकाश के अपवर्तन में बनने वाले आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण आर की ज्या का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है या एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक नियतांक होता है। एक इसका नियम है स्नेल का नियम। अब ये नियतांक क्या कहलाता है, इस नियतांक को क्या बोलते हैं, जैसे देखो प्रकाश का जो अपवर्तन होता है इसमें आपके पास 2 मीडियम होते हैं, 2 माध्यम होता है, एक ये है एक ये। ठीक है, 2 माध्यम है, तो नियतांक को आप क्या बोलते हो, इसका नाम होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं और लिखते हैं म्यू से। ठीक है, किससे लिखते हैं, म्यू से लिखते हैं इसको। तो म्यू बराबर आप क्या कह सकते हो, साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, तो अपवर्तनांक क्या होता है, साइन आई बटा में साइन आर। ठीक है, इसको इन डिटेल पढ़ते हैं अपने अपवर्तनांक के बारे में। एक बार स्नेल के नियम में आपको मैंने बताया है कि स्नेल का नियम क्या होता है कि प्रकाश के अपवर्तन में बनने वाला आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो ज्या का अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, जिसको आप किसे लिखते हो, म्यू से लिखते हो। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, प्रकाश का, सॉरी माध्यम का अपवर्तनांक बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब इसको इन डिटेल पढ़ते हैं अपने कि अपवर्तनांक रियल में होता क्या। ठीक है, अपवर्तनांक देखो, अपवर्तनांक 2-4 डेफिनेशन आपको ध्यान में रखनी है इसकी। ठीक है, देखो अपवर्तनांक, पहला तो क्या है, स्नेल के नियम से इसको डिफाइन करते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या कहता है कि साइन आई बटा में साइन आर बराबर क्या होता है, एक नियतांक होता है। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो, ये जो नियतांक होता है वो क्या होता है, ये जो नियतांक होता है वो क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, इसको क्या बोलते हैं,
ये जो कांस्टेंट आता है वो क्या होता है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है, ये होता है। इसको आप ये भी लिख सकते हो μ12 साइन आई बटा में साइन आर, साइन आई बटा में साइन आर। इसको पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बोले, ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, तो उसको आप μ21 लिखोगे तो ये अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, साइन आर बटा में साइन आई। समीकरण नंबर 2 क्या हो जाएगा, μ21 साइन आर बटा में साइन आर। अब इससे एक रिलेशन निकाल सकते हैं अपने समीकरण 1 और 2 से। इसको मिटा देते हैं अपने। समीकरण 1 व 2 से या लिखो आप समीकरण 1 गुणा समीकरण 2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो आप, तो μ12 लेफ्ट हैंड साइड और μ21 इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन नंबर 2 बराबर इसमें साइन आई बटा में साइन आर इंटू साइन आर बटा में साइन आई। ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, μ1 इंटू μ21 बराबर में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। तो ये आपके पास एक रिलेशन और आ रहा है, ठीक है। तो पहला स्टेप तो स्नेल का नियम देखा, ठीक है। इसके बाद आपके पास एक आता है निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है, माध्यम का पहले के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है उसको क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर पहला माध्यम, 2 माध्यम होंगे आपके पास, ठीक है, ये इस प्रकार से, ठीक है, पहला और दूसरा। अगर ये निर्वात है, वैक्यूम है, निर्वात आप जानते हो क्या होता है, जिसमें हवा भी नहीं होती, वो क्या होता है, निर्वात होता है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि पहला माध्यम क्या हो, वैक्यूम या निर्वात हो, तो दूसरा माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक है, इसको आप μ2 से भी लिख सकते हो। दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक देख रहे हो, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अगर आप कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखो तो उसको कैसे लिखोगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। इसको अपने लिखेंगे μg से, ग्लास। अगर पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक देखें तो अपन उसको किससे लिखोगे आप, μw से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप निरपेक्ष अपवर्तनांक के बारे में बता सकते हैं, और निरपेक्ष अपवर्तनांक से अपने अपवर्तनांक फिर निकालें, ठीक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के माध्यम से अपने अपवर्तनांक को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं वो देखो कि दूसरे व पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। अपवर्तनांक क्या कहलाता है, दूसरे और पहले माध्यम के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं वो उसका अनुपात है, क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है।
ठीक है। जैसे मान लो पहला माध्यम ये है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक μ1 मान लें अपने। दूसरा माध्यम ये है, इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या मान लें अपने, μ2 मान लें। तो जो अपवर्तनांक है वो क्या कहलाएगा, यानी कि μ12 जो है वो क्या होगा, μ2 बटा में μ1, क्या होगा, μ2 बटा में μ1। ठीक है, तो ये आ जाएगा अपवर्तनांक अपने पास। ये किसके रूप में परिभाषित किया अपने, निरपेक्ष अपवर्तनांक के बाद। निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होता है कि यदि पहला माध्यम निर्वात हो तो दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक है पहले के सापेक्ष वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, तो इसको कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक μg से लिख दिया अपने, पानी का जैसे μw से लिख दिया। ठीक है, अब इस निरपेक्ष अपवर्तनांक के फॉर्म में अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी कि दूसरे और पहले माध्यम के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक है इनका जो अनुपात है वो क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। अब अपवर्तनांक की आपके पास दो फॉर्मूले आए हैं अभी तक, कौन से, एक तो ये μ12 sin i बटे sin r और दूसरा μ12 μ2 बटा में μ। ठीक है, इन दोनों से भी एक रिलेशन निकाल सकते हो जो आगे किसी एक डेरिवेशन के अंदर आपको काम देगा। तो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से ये क्या होगा, ये भी μ12 है और ये भी μ12 है, तो दोनों की तुलना कर दोगे आप। ठीक है, तो μ2 बटा में μ1 sin i बटा में sin r, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो आप इसका, μ2 बटा में sin r μ1 बटा में sin i। ये एक रिलेशन आ जाएगा आपके पास समीकरण 4 के रूप में। इसको यूज करोगे आप, जो चीज़ें बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आगे यूज होंगी आप। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो ये अपने पास अपवर्तनांक की दो परिभाषाओं से एक रिलेशन आ गया। ठीक है, एक अपवर्तनांक की परिभाषा और देखते हैं अपने, नंबर 2 ये हो गई। नंबर 3 देखो, हमने जैसे देखा कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। जैसे मान लो पहले माध्यम में प्रकाश का वेग v1 है, दूसरे में प्रकाश का वेग कितना हो गया, v2। ठीक है, इसको अपने तरंग सिद्धांत से भी बोल देते हैं, जो परिभाषा आएगी अपने पास तरंग सिद्धांत से। ये तरंग सिद्धांत कैसे आगे आपने पढ़ेंगे, क्या है तरंग सिद्धांत से। तरंग सिद्धांत से क्या है कि पहले माध्यम में प्रकाश के वेग व दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का अनुपात क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है, कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग कितना है, v1 है, दूसरे में कितना है, v2 है। तो μ12 क्या आ जाएगा, v1 बटा में v2। समीकरण नंबर अपनी 5 हो जाएगी। तो अपवर्तनांक की तीसरी परिभाषा हो, पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग। ठीक है, ये आता है। अगर पहला माध्यम निर्वात हो, अगर पहला माध्यम निर्वात तो v1 क्या हो जाएगा, c। निर्वात में प्रकाश का वेग होता है कितना, c होता है। तो इसको μ12 को आप क्या लिख सकते हो, c बटा में v2, c बटा में v2। अब इसी फॉर्मूले से आपके पास एक डेफिनेशन और आ सकती है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैंने 11th क्लास में बताया भी था, जो भी नेक्स्ट अपने डेफिनेशन करेंगे नंबर 4 इसी से आएगी। ठीक है, कि जो तरंग का वेग है वो क्या होता है। ठीक है, जैसे तरंग वाला आपने लेसन पढ़ा था 11वीं क्लास के अंदर, वहाँ मैंने आपको तरंग का वेग बताया था कि जो तरंग का वेग है वो कितना होता है, तरंग का वेग v बराबर f लैम्डा ये होता।
एफ फ्रीक्वेंसी है तरंग की और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य। तो अब यहां से इसी फॉर्मूले को आप इसमें पुट कर दो, V1 निकालेंगे तो आपके पास क्या होगा, μ1 2। देखो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है कभी भी। ठीक है, जो प्रकाश की फ्रीक्वेंसी है वो प्रकाश के अपवर्तन में परिवर्तित नहीं होती है। प्रकाश का वेग परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य परिवर्तित हो जाता है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होती। ठीक है, तो μ1 2 इसको V1 की जगह आप f λ1 लिख सकते हो कि मान लो पहला माध्यम है, इसमें जो तरंग दैर्ध्य था इसका वो λ1 था प्रकाशीय तरंग का, और इसमें जो तरंग दैर्ध्य था वो कितना था, λ2 वेवलेंथ। ठीक है, f λ2, सॉरी ये f ही रहेगा, f से f क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो μ1 2 एक आपके पास λ1 बाय क्या आ जाएगा, λ2। एक फॉर्मूला आ गया आपके पास ये वाला कि पहले माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य और दूसरे माध्यम में प्रकाश के तरंग दैर्ध्य का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तनांक। तो अपने प्रकाश की अपवर्तनांक की कितनी परिभाषाएं या कितने सूत्र पढ़ लिए, नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4 ये वाले। तो 4 फॉर्मूले आपके पास अपवर्तनांक के आ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये चारों के चारों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो पहला जो था वो क्या था, वो तो स्नेल के नियम से आ ही गया कि प्रकाश के अपवर्तन में बनने वाले आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं, सॉरी जिसे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो अपने पास निरपेक्ष अपवर्तनांक से परिभाषा आई, पहले निरपेक्ष अपवर्तनांक को परिभाषित किया आपने कि यदि पहला माध्यम क्या हो, निर्वात हो, तो दूसरे माध्यम का पहले के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो दो माध्यमों के जो निरपेक्ष अपवर्तनांक मान लीजिए इसका μ1 है, इसका μ2 है। ठीक है, तो अपवर्तनांक की परिभाषा क्या होगी, दूसरे और पहले माध्यम के निरपेक्ष अपवर्तनांकों का जो अनुपात है वो क्या कहलाता है, अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि μ1 2 क्या होगा, μ2 बटा में μ1। अब समीकरण 2 3 और 1 से क्या निकाल लिया, एक रिलेशन निकाल लिया हमने, ये आ गया समीकरण 4। अब नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो तरंग सिद्धांत से निकाली हमने कि हमने जैसे बताया कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश का वेग भिन्न भिन्न होता है। दो माध्यम है, इसमें प्रकाश का वेग अलग होगा, इसमें अलग होगा। इसमें मान लिया V1 है और इसमें कितना है, V2 है। तो तरंग सिद्धांत अपवर्तनांक को किस प्रकार से डिफाइन करता है कि पहले माध्यम में प्रकाश का वेग और दूसरे माध्यम में प्रकाश के वेग का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक कहलाता है। इसको आगे एक्सटेंड किया आपने कि अगर ये पहला माध्यम निर्वात हो तो V1 को किससे लिखते हैं, C से अपने, और तो C बटे क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से एक डेफिनेशन और निकाल ली हमने। ठीक है, कि हमने 11वीं क्लास में तरंग का वेग निकाला था। तरंग का वेग कितना होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू तरंग दैर्ध्य, F इंटू लैम्डा। अब प्रकाश के अपवर्तन में ये कभी भी चेंज नहीं होती, ये दोनों चेंज हो जाते हैं। तो आपको ये नोट में भी लगा लेना कि प्रकाश के अपवर्तन में वेग परिवर्तित होता है, लैम्डा परिवर्तित होता है और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। तो इसी फॉर्मूले से V1 की यदि आप वैल्यू निकालोगे तो F λ1 हो जाएगा और V2 की निकालोगे तो F λ2 हो जाएगा, और इस F से F क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो μ1 2 λ1 बाय λ2 हो जाएगा। ये आपके पास प्रकाश का अपवर्तनांक हो। ये देखो साइंटिफिक लैंग्वेज से अपने पास 4 फॉर्मूले आ गए। अगर रियल मीन अपनी लैंग्वेज के अंदर अपवर्तनांक को समझे तो वो क्या है। ठीक है, अपनी लैंग्वेज के अंदर यदि अपने अपवर्तनांक को समझे तो वो क्या है कि कोई भी जो मीडियम है अपनी लैंग्वेज में, इसको आप ध्यान में रख लोगे, नोट कर लोगे। साइंटिफिक लैंग्वेज के अंदर अपने पीछे बढ़ के आ चुके हैं। अपनी तरफ से किस प्रकार से डिफाइन करें हम कि जो प्रकाश का अपवर्तनांक है जो किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक है वो क्या है, एक्चुअली में म्यू क्या है, म्यू को समझना आपने। म्यू क्या है,
कि किसी भी माध्यम में, किसी माध्यम का होता है, ठीक है, कोई सघन माध्यम है उसका होगा, ठीक है, विरल का भी होता है, ठीक है। तो जो म्यू है वो क्या होता है कि किसी भी माध्यम द्वारा प्रकाशीय किरण को बैंड करने की जो टेंडेंसी है, प्रवृत्ति है, जैसे कोई प्रकाशीय किरण एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, ठीक है, तो यहां से एक प्रकाशीय किरण आपतित हुई और ये इसको बैंड कर दिया, ठीक है। अब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो इस मीडियम की इसको बैंड करने की जितनी ज़्यादा टेंडेंसी होगी वही उसका क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। किसी माध्यम में किसी प्रकाशीय किरण को बैंड या मोड़ने की जो शक्ति है, जो पावर है, वो उसकी क्या कहलाती है, अपवर्तनांक कहलाता है, ठीक है। वो उसको कितना बैंड कर सकता, ठीक है, कि बैंड करने की टेंडेंसी जो होती है, बैंड की प्रवृत्ति जो होती है, ये जितनी ज़्यादा होगी किसी माध्यम में, नीचे सघन माध्यम है, चाहे आपने कांच लिया है, चाहे आपने पानी लिया है, चाहे और कोई भी पारदर्शी माध्यम लिया है, ठीक है, जितनी ज़्यादा वो तीव्रता से उसको बैंड करेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, अपवर्तनांक हो, उतना ही ज़्यादा क्या होगा इसका अपवर्तनांक हो, जितना ज़्यादा उसको वो बैंड कर सकेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और सिंपल वे से आप इसको समझ सकते हो कि अपवर्तनांक क्या होता है, कि कोई भी पारदर्शी माध्यम है उसमें जितनी सघनता होगी, जितनी सघनता होगी उतना ही उसका क्या होगा, म्यू होगा। जितनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, सघनता होगी, उतना ही ज़्यादा उसका क्या होगा, म्यू होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा कोई माध्यम सघन होगा उतना ही उसका म्यू ज़्यादा होगा, जितना वो विरल होगा, ठीक है, उतना ही म्यू क्या होगा उसका कम होगा, उतना ही म्यू क्या होगा उसका कम होगा। अब इसको इफेक्टिव फैक्टर क्या है, इसके प्रभावित करने वाले कारक क्या है, इसको करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, जैसे ताप है, टेम्परेचर, अगर T बढ़ेगा, टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो म्यू की वैल्यू कम होती जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी। यदि T बढ़ेगा तो म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये अपने करेंगे आगे, आपको पता होना चाहिए, इस चीज़ को यूज़ करेंगे। यदि T को आप कम करोगे तो म्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही म्यू क्या होगा, कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना ही म्यू क्या होगा, ज़्यादा। अब नंबर 2, प्रकाश का रंग। प्रकाश का जो रंग है वो म्यू को क्या करता है, इफेक्टिव करता। जैसे हमने म्यू का जो फॉर्मूला पढ़ा वो था λ1/λ2, अपने अपवर्तनांक किसका, सेकंड मीडियम का देख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि μ1 है वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है λ2 के, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, λ2 के। अब दूसरे माध्यम का ये जो सेकंड मीडियम है इसका लैम्डा अपवर्तनांक है वो जितना ज़्यादा होगा म्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा, और ये जितना कम होगा और म्यू उतना ही क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब जैसे देखो जो रेड रंग का प्रकाश होता है, लाल रंग का प्रकाश होता है, इसका लैम्डा क्या होता है, ज़्यादा होता है। तरंग दैर्ध्य क्या होती है, सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लाल रंग के प्रकाश की, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है, म्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जो बैंगनी रंग है उसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो क्या होती है, कम होती है, तो उसका म्यू क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसको आप और अच्छे से आप समझ पाओगे किसमें, प्रकाश के विक्षेपण में, इसको और अच्छे समझेंगे, प्रकाश के विक्षेपण के अंदर और अच्छे समझेंगे अपने, क्योंकि उसमें प्रिज्म करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप प्रिज्म से एक श्वेत प्रकाश को पास कराओगे तो भिन्न भिन्न रंगों में विभाजित हो जाएगा, ठीक है, वो अलग अलग बैंड होंगे। ये माध्यम एक ही होगा, माध्यम एक ही होगा, लेकिन अलग अलग रंग, अलग अलग अपवर्तनांक होंगे उसके, ठीक है। तो ये इसके क्या थे, इफेक्टिव फैक्टर थे, किसके, अपवर्तनांक, ठीक है। ये आपको मोस्टली ध्यान में रखना है, ये वाले और ये वाले।
ठीक है। तो ये था अपना प्रकाश का अपवर्तन। इसके अलावा इसके कुछ एक न्यूमेरिकल है, वो अपने कल कर लेंगे, ठीक है। इसकी कुछ घटनाएं हैं प्रकाश के अपवर्तन की, वो अपने कल करेंगे। प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, ये कल करेंगे, ठीक है। तो अपवर्तन और अपवर्तनांक आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई दिक्कत लगती है तो आप पूछ सकते हो इसमें, ठीक है ना, कॉल करके। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।